हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो नदियों का टॉपिक चल रहा था हमारा भारत में अपवाह तंत्र, उसमें अब हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियां। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? दक्षिण भारत की नदियां। और दक्षिण भारत जो हमारा है उसकी नदियों को हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। एक पार्ट में हम उन नदियों को देखेंगे जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और दूसरे पार्ट में हम उन नदियों को कवर करेंगे जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे वह नदियां जो कि क्या करती हैं, वह दक्षिण भारत के में बहती हुई नदियां हैं और जो कि किसमें, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नदियां दिखाई गई हैं जो नदियां क्या कर रही हैं, अपना जल पूरी तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिरा रही हैं। तो यहाँ इन नदियों को देखते हैं। तो यदि हम हिमालय से नदियों की तुलना करते हैं तो यहाँ पे जो नदियां आपको दिखाई दे रही है, ये नदियों की जो लंबाई यदि हम देखते हैं तो हिमालय की नदियों से इनकी लंबाई कम है। यदि दोनों की तुलना करते हैं, हिमालय तंत्र की नदियां देखते हैं और दक्षिण भारत की नदियां, हिमालय और दक्षिण भारत की नदियों में थोड़ी तुलना करके देखते हैं तो क्या पता चलता है हमें कि दक्षिण भारत की नदियां कि जो हिमालय की नदियां हैं वो लंबाई में क्या है, लंबाई में दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में यदि देखा जाए तो हिमालय की नदियां लंबी हैं, और जबकि दक्षिण भारत की नदियां सभी छोटी छोटी सी हैं। इसके बाद दूसरी तुलना देखी जाए यदि यहाँ पे, तो ये जो आपकी नदियां हैं दक्षिण भारत, पढ़ा था हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा दक्षिण वाला भारत है ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, और जबकि जो हिमालय है, हिमालय इस वाले पार्ट के बाद में उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो वहां से निकलने वाली नदियां हैं वो भी क्या है, इस दक्षिण भारत की नदियों से नहीं है। मतलब ये वाली नदियां जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये हिमालयन नदियों से पुरानी है, मतलब इनका जो विस्तार है, मतलब यदि इनकी उम्र देखी जाए तो उन नदियों से अधिक है। तो यहाँ पे इन चीजों को, फैक्ट को याद रखना है यदि हम हिमालय से इसकी तुलना करते हैं। तीसरी बात देखते हैं यहाँ पे, तो हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं वो हमने देखा था कि वर्षवाहिनी नदियां हैं। वो कैसी नदियां हैं? वर्षवाहिनी। वर्षवाहिनी होने का कारण है क्योंकि वहां पे जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियों में जल के दो स्रोत होते हैं। एक तो वो जल होता है जो बारिश के द्वारा, मौसम के द्वारा वहां पे जल मिलता है नदियों को, और दूसरा जो स्रोत होता है वो होता है ग्लेशियर। हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं उनको एक तो मानसून से जल मिल जाता है और दूसरा जल किससे मिल जाता है, ग्लेशियर के पिघलने से भी जल मिल जाता है। इसलिए ये नदियां क्या होती हैं, वर्ष भर बहती हैं। कभी नहीं सुना होगा आपने कि गंगा नदी सूख गई, ब्रह्मपुत्र नदी सूख गई, या सिंधु नदी या सतलुज नदी या कोई नदी सूख गई है, क्योंकि इनमें वर्ष भर जल रहता है। तो ऐसा नहीं होता है। पर यदि हम दक्षिण भारत की नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जल का प्रमुख साधन होता है वह होता है केवल मानसून। यहाँ पे जो नदियों का बहाव रहता है, नदियों में जो जल की आपूर्ति होती है वो केवल मानसून से होती है। तो ये चीज को भी याद रखना है। अब आइए तो यहाँ पे देखते हैं कि दक्षिण भारत की नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है दक्षिण भारत की नदियां, और उसके अंतर्गत आपको अगली हेडिंग डालनी है अरब बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, और इन नदियों का आपको क्रम लिखना है नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण। आपको इनका इसी तरीके से क्रम लिखना है कि दक्षिण भारत की नदियां, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में इस प्रकार है। सबसे पहले लिखना आपको हुगली नदी, हुगली के बाद हुगली नदी नहीं लिखना है, हुगली नदी जो है वो गंगा की ही एक धारा है, तो वो एक हिमालयन नदी हो जाएगी। आप यहां से लिखिए दामोदर नदी से, दामोदर नदी लिखिए। दामोदर के बाद आपको लिखना है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के बाद लिखना आपको ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी के बाद लिखना आपको महानदी, महानदी के बाद लिखना आपको गोदावरी नदी, गोदावरी के बाद लिखना आपको कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बाद पेन्नार, कावेरी, बैगई और ताम्रपाणी नदी। ये उत्तर से दक्षिण में इसी क्रम में लिखना है और इसी क्रम में हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हुगली नदी। तो हुगली नदी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गंगा जो है
गंगा नदी जब हिमालय से निकलती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले इसकी दो धाराएं अलग अलग दिशा में चली जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाती है और एक दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है गंगा की एक धारा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हुगली नदी के नाम से। और इस हुगली नदी की एक सहायक नदी है जो कि ये हरे कलर से बनाया गया है, ये है आपका छोटा नागपुर पठार। ये क्या है आपका, छोटा नागपुर पठार। इस छोटा नागपुर पठार से 3 नदियां निकलती हैं। इस छोटा नागपुर पठार से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 नदियां दिखाई रही है। एक निकल रही है हमारी कौन सी, दामोदर नदी, दूसरी है हमारी स्वर्ण रेखा नदी और तीसरी जो नदी निकल रही है वो है ब्राह्मणी नदी। तो इसमें से जो दामोदर नदी है ये हमारे छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच होते हुए कहाँ पे जाके मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। यह ध्यान रखना है, यह नदी डायरेक्ट कहाँ पे नहीं जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद एक नदी और है, तो यहाँ पे एक आपको ग्रीन कलर से डॉट दिखाई दे रहा है, यह है यहाँ पे रांची, झारखंड की राजधानी है। यहाँ पे ये रांची बना हुआ है, एक रांची बना हुआ है और एक बिंदी यहाँ पे भी बनी हुई है, ये है जमशेदपुर। तो जो रांची है झारखंड की राजधानी रांची, इसके पास से भी एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। और ये नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसी नदी के किनारे आपका जमशेदपुर शहर भी स्थित है। और ये नदी भी जाकर के कहाँ पे, जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के डेल्टा बनाती है। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, जो भी नदी कहां पर गिरती है, आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये सारी नदियां क्या कर रही हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। सारी नदी क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। पर जब हम अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि सभी नदियां क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसका कारण हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार और बता दे रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये इसका क्या है, ईस्ट है, दक्षिण भारत बना रहे हैं, दक्षिण भारत का ईस्ट यानी कि पूर्वी हिस्सा, और ये कौन सा है, वेस्ट यानी कि पश्चिमी हिस्सा। जब कोई नदी क्या होती है, यहाँ पे अपने ढाल पे बहती है और बहते हुए आगे जाती है इस तरीके से, तो यहाँ पे जाने के बाद ये पश्चिमी घाट, पूर्वी पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट, और यहाँ पे ये क्या है, पूर्वी घाट पर्वत। तो यहाँ से बहते हुए जब ये समुद्र के पास पहुंचती है तो यहाँ पे इसका जल क्या हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, फैल जाता है। तो क्या हो जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। और जबकि यदि हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट से जब कोई नदी यहाँ से निकलती है तो उसे क्या होता है, नदी एक तेज प्रवाह में आगे की ओर जाते, उसे फैलने का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो होता है, डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, ये जल क्या होता है, तेजी से समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाता है और यहाँ पे एक ज्वर नदमुख का निर्माण हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जितनी भी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं वो सब क्या कर रही हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी आपको याद रखना है कि रांची के पास से यह नदी निकलती है और जमशेदपुर शहर जो है वो भी इसी नदी के किनारे, और फिर ये नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट एक नदी और है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी भी कहां से निकल रही है, ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये भी कहां पर, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी, ये सब उड़ीसा में है नदियां, ये सब नदियां कहां पे हैं, उड़ीसा राज्य में है। और यह नदी भी कहां पे जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कहां पे गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसके बाद ब्राह्मणी नदी के बाद आती है आपकी इंपोर्टेंट नदी है महानदी। कौन सी नदी है, महानदी है। महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार से निकलती है। कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ के बस्तर नहीं, दंडकारण्य पठार, सॉरी, दंडकारण्य पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी क्या होती है, छत्तीसगढ़ में बहते हुए कहां पे जाती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद कहां पे जाती है, थोड़ा सा ये नदी ऊपर की तरफ जाती है झारखंड में। यह नदी कहां पे जाती है, झारखंड में भी जाती है। तो यहाँ पे इस नदी को आपको याद रखना है, कौन सी नदी है, महानदी। और महानदी जाकर के उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ये याद रखना है कि निकलती कहां से है, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित
छत्तीसगढ़ में स्थित दंडकारण्य पठार से निकलती है और छत्तीसगढ़, झारखंड, और उड़ीसा राज्य में बहते हुए उड़ीसा में ही अपना डेल्टा बनाती है। कहां पे डेल्टा बनाती है आपकी ये नदी? उड़ीसा में ही आपका डेल्टा बनाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसी आपकी महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध भी बनाया गया है। बांध वाले चैप्टर में इसको अलग से पढ़ेंगे। और आपको याद रखना है कि महानदी में क्या बनाया गया है? हीराकुंड बांध भी बनाया गया है इसी महानदी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नदी आ जाती है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्या डालना है? गोदावरी नदी डालना है। गोदावरी नदी में आपको लिखना है कि सबसे पहले तो यही पॉइंट है कि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? आपकी गोदावरी नदी हो जाती है। और इसकी जो लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई हो जाती है 1465 किलोमीटर। कहां से निकलती है? इसका उद्गम भी याद रखना है। यह नदी, उद्गम आपको याद रखना है, यह नदी महाराष्ट्र राज्य में स्थित नासिक से है। और नासिक में भी एक गांव है त्र्यंबक श्रेणी। नासिक के अंदर क्या है? त्र्यंबक श्रेणी है। यहां से यह नदी निकलती है। त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक में स्थित त्र्यंबक पहाड़ी से यह नदी निकलती है और अपनी पूर्व दिशा में बहती हुई किन किन राज्यों में जाएगी? महाराष्ट्र से निकलती है तो महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में जाकर के अपना डेल्टा बनाती है। किस राज्य में डेल्टा बनाती है? आंध्र प्रदेश राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। तो यहां पे याद रखना है उद्गम स्थल कहां पे होता है? त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक के निकट। और तो ये पहाड़ी आपकी यहाँ पे बनी हुई है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, तो इन सहायक नदियों के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे आपको रेड कलर से जो नदियां दिखाई गई है ये सब क्या है? इस गोदावरी नदी की सहायक नदी। तो सहायक नदियां भी आप लोग को यहाँ पे नोट डाउन करना है। सहायक नदियां, गोदावरी की सहायक नदियां। और सहायक नदी में आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको प्रवरा नदी। कौन सी नदी है? प्रवरा नदी। प्रवरा के बाद यहाँ पे बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। बैनगंगा नदी जो हमारी ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बैनगंगा नदी भी याद रखना है आपको। बैनगंगा के बाद है पैनगंगा, प्रवरा। और यहाँ पे आपको एक नदी याद रखना है, गोदावरी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो कि किस ओर प्रवाहित हो रही है? अपनी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। वह नदी कौन सी हो जाती है? मंजीरा नदी। कौन सी नदी है? मंजीरा नदी। ये नदी आपको दिखाई दे रही है, ये नदी का नाम क्या है? मंजीरा। ये किस ओर से मिलती है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये राइट साइड से किस में जाके मिल जाएगी? इसी गोदावरी में मिल जाएगी। और ये एकमात्र नदी है जो कि राइट साइड से गोदावरी नदी में मिलती है। तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। कुछ और भी सहायक नदियां हैं जिसमें वर्णा, प्राणहिता, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। और इंद्रावती नदी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो तो इंद्रा नदी बनी है। इंद्रावती जो नदी है यह बस्तर पठार की प्रमुख नदी है। पठार दिखाई दे रहा है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये बस्तर का पठार। और बस्तर के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी। ये भी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये सभी आपको याद रखना है। इसके बाद एक पॉइंट और आपके पेपर में पूछा जाता है, इस गोदावरी नदी को दक्षिण वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है?
वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, या इसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो क्या है, बहुत पुरानी नदियां हैं, और उनमें जो गोदावरी नदी है ये सबसे ज्यादा पुरानी है, इसलिए इस नदी को क्या बोल दिया जाता है, बृहद गंगा बोल दिया जाता है। मतलब क्या होता है, नदी जब अपने साथ ले जाने वाले मलबे को समय के साथ कम करती जाती है, मतलब कोई यदि नई नदी है तो अपने साथ ज्यादा मलबा लेके जाती, फिर समय के साथ वो मलबा कम होता जाता है, क्योंकि वहां पे जितना एरिया उसे छांटना होता है वो छांट चुकी होती है और मलबा पूरा खत्म हो चुका होता है। तो यदि इसी तरीके से हम गोदावरी नदी को देखते हैं तो गोदावरी नदी चट्टानों के बीच बहती है, क्योंकि पूरा दक्षिण का पूरा भाग क्या है, चट्टानी है, पूरा भाग क्या पठारी भाग है, तो इन चट्टानों के बीच क्या है, अब यह जो मलबा है मलबा नहीं रह गया है, और एक ही दिशा में ये नदियां, सभी नदियां क्या होती है, जो हिमालय नदी की बात करते हैं तो वहां पे हम देख रहे थे कोई भी नदी कहीं पे भी मुड़ जा रही है। यदि इस बार कोई नदी क्या होता था, कोई नदी इस बार यहाँ से जा रही है, अगली साल उस नदी ने अपना रास्ता चेंज कर दिया और यहाँ से चली गई, फिर अगली साल चेंज किया उसने रास्ता, यहाँ से चली गई। यह होता था कहाँ पे, उत्तर भारत की नदियों के साथ, क्योंकि वहां पे जल पे डिपेंड, जो जल था वो मानसून के हिसाब से डिपेंड करता था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से पठारी भाग है और चट्टानों के बीच सकरे रास्तों से नदियां बहती हैं, तो यहाँ पे जो रास्ता है नदियों का वो निश्चित है, और ये नदियां जितना बहाव इनको ले जाना था आगे वो ले जा चुकी है। तो ये बहुत पुरानी नदियां हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, बृहद गंगा बोल दिया जाता है, और साथ में इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी को सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो कृष्णा नदी जो है वो सबसे पहले तो ये देखना है ये चोटी निकल कहाँ से रही है, तो इसका जो उद्गम हो जाएगा, उद्गम कहाँ पे हो जाएगा, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। यह भी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी हो जाती है आपकी, कौन सी, दूसरी नहीं है तीसरी है, क्या है यहाँ पे एक नदी और है जो हम इस साइड पढ़ेंगे अरब सागर में, ये तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका उद्गम कहाँ से हो जाएगा, महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से यह नदी निकलती है, चोटी महाराष्ट्र से यह नदी निकलती है, और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश राज्य में बहते हुए कहां पे जाती है, आंध्र प्रदेश में जाकर के विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बना देती है। आंध्र प्रदेश में कहां पर, विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा में जाकर के यह अपना डेल्टा बनाती है, अपना मुहाना बनाती है, और अपना जल कहां पे गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कृष्णा नदी, एक पॉइंट आपको याद रखना है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था कि मंजरा नदी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी, इसी तरीके से यहाँ पे इसकी एक कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, इस सहायक नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। सहायक नदी अभी यहाँ पे लिखना है आपको, सहायक नदी, सहायक नदियों में आपको कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी जो है यह दो धाराओं से मिलकर के आगे जाकर के इसका संगम होता है, एक तुंगा नदी और एक भद्रा नदी। जब ये आगे जाकर के मिलती हैं तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तुंगभद्रा नदी के नाम से जाना जाता है, और यह नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा के बाद आपको एक और इंपोर्टेंट नदी लिखनी है, वो है मूसी नदी। मूसी नदी बहुत इंपोर्टेंट है, जो आपका तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद को निजामों का शहर कहा जाता है, हैदराबाद को क्या कहा जाता है, निजामों का शहर। हिस्ट्री की यदि दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ये इसी मूसी नदी के किनारे स्थित है, और यह मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और भी कुछ सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, इनको भी आपको लिखना है, जिसमें कोयना और भीमा भी इंपोर्टेंट हैं। एक कोयना नदी है, और कोयना नदी के अलावा भीमा नदी भी आपको लिखना है। ये आपको नदी लिखना है इसमें, जो इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, मूसी, कोयना और भीमा। सभी नदियों को यहाँ पे मैप में बनाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक नदी ही बनाई गई है, तुंगभद्रा नदी को हमने ड्रॉ किया है।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के बारे में ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एक झील भी है। इस झील बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील जो है ये आपको याद रखना है, यह गोदावरी और कृष्णा नदी के जो मुहाने हैं, जो डेल्टा है, इन डेल्टाओं के मध्य स्थित है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आती है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में, कहां से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में, कुर्ग जिले से निकलती है। और जो आपके कोलार है, कोलार का नाम बहुत सुना होगा, सोने की खान है। भारत में सबसे ज्यादा सोना कहां से निकलता है? इसी कोलार की खान से निकलता है। तो यहाँ पे पेन्नार नदी में आपको याद रखना है, पेन्नार नदी में क्या याद रखना है? सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थल याद रखना है कि यह नदी कहां से निकलती है। तो उद्गम में हम क्या याद रखेंगे? कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। कर्नाटक के किस जिले से? कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। और इसी नदी के किनारे, किस नदी के? पेन्नार नदी के किनारे ये आपका कोलार, जो कि सोने की सबसे बड़ी खान है भारत में, इसी नदी के किनारे स्थित है। और यह नदी आगे जाकर के आंध्र प्रदेश में, कहां पर? आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है और अपना पूरा जल कहां पे? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या कर देती है? ये गिरा देती है। तो ये थी आपकी पेन्नार नदी, कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें नहीं है। और ये नदी क्या करती है? यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे किन जिलों में, किन राज्यों में बहती है आपको याद रखना है। कर्नाटक, कर्नाटक के बाद थोड़ा ये कहाँ पे जाएगी? तेलंगाना में भी जाएगी। पहले तेलंगाना नहीं था इसलिए थोड़ा दिक्कत जाती है। तेलंगाना के बाद कहाँ पे जाएगी? फिर आंध्र प्रदेश में जाकर के अपना मुहाना बना देगी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के बाद है आपकी कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। और ये कावेरी नदी जो है, इस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कावेरी नदी का दूसरा नाम है दक्षिण की गंगा, कावेरी नदी। और इसी को क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसी नदी को। इसका जो उद्गम स्थल याद रखना है हमें, सबसे पहले तो ये निकलती कहां से है और इसमें खास बात क्या है। उद्गम की बात करते हैं तो यह जो नदी है यह कहां से निकलती है? कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। कर्नाटक में स्थित कहां से? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी चोटी से, ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए करनौल, तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में जाकर के करनौल के पास अपना मुहाना या अपना डेल्टा बनाती है। यह नदी दो ही राज्यों में प्रवाहित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में ही प्रवाहित होती है। और अक्सर इन दोनों राज्यों में इस नदी के विवाद बना रहता है। दोनों नदियों के बीच, दोनों राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पानी को लेकर के, कावेरी नदी का जो जल है उसको लेकर के इन दोनों राज्यों के बीच विवाद बना रहता है। क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी नदियां होती हैं, एक नदी की कई सहायक नदियां भी होती हैं। नदी की क्या होती हैं? सहायक नदियां होती हैं। मेन नदी तो और राज्यों में नहीं है, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं वो और राज्यों में भी फैली हुई है। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश और केरला, साथ में इनका भी विवाद रहता है। क्योंकि इन कावेरी की जो सहायक नदियां हैं वो आंध्र प्रदेश और केरल में भी फैली हुई हैं। तो जल का विवाद इस नदी पे अक्सर बना रहता है, अक्सर चर्चा में रहता है। खासकर आपको ये विवाद याद रखना है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बना रहता है। क्योंकि कावेरी नदी इन्हीं दोनों राज्यों से बहती है और आगे करनौल में जाकर के, तमिलनाडु की करनौल में जाकर के अपना मुहाना बना देती है। इसके बाद एक नदी ये है आपकी वैगई नदी। वैगई नदी, और वैगई नदी के कहां से निकलती है? ये वरुसनाथ पहाड़ी, केरल में स्थित, कहां से? केरल में कह सकते हैं, केरल या कह सकते हैं नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी रेंज से, नीलगिरी रेंज में स्थित एक वरुसनाथ पहाड़ी है। और इसी वरुसनाथ पहाड़ी से निकलने के बाद यह नदी आगे की तरफ जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे आपको याद रखना है, ये क्या है?
श्रीलंका, और यहाँ पे एक चैनल है, कौन सा चैनल है हमारा, इसको बोलते हैं हम पाक स्टेट। क्या बोलते, पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य। इसी पाक स्टेट में यह नदी अपना जल गिरा देती है। एक आपने शहर का नाम भी सुना होगा, मदुरई। तमिलनाडु का जो मदुरई शहर है वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। मदुरई कहाँ पे है, मदुरई आपको याद रखना है किस नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद एक नदी आपकी ताम्रपाणी नदी। यह ताम्रपाणी नदी अगस्तमलाई हिल, कार्डमम हिल हमने पढ़ा था कि जो आपके सबसे दक्षिण में है, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी हिल्स है, यहाँ पे कार्डमम हिल्स है। और कार्डमम हिल्स की एक पहाड़ी है अगस्तमलाई। इसी अगस्तमलाई पहाड़ी से ये नदी निकलती है और जाकर के यहाँ पे ये क्या है हमारी, ये पूरी क्या, मन्नार की खाड़ी। इस मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कहां पर गिरा देती है, मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो ये थी दक्षिण भारत की वो नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो इन नदियों के बारे में जो भी चीजें थी वो सब हमने यहाँ पे देख ली हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भारत की वह नदियां जो कि क्या करती हैं, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, शेयर भी करना है, और साथ में जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।